ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम 3 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस पढ़ने वाले हैं। सेक्शन 160, 162 और 165 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये तीनों सेक्शंस डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट से जुड़े हैं। और सुनो, ये एग्जाम में बार बार आते हैं, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले सेक्शन 160 को समझते हैं। इसका टाइटल है राइट ऑफ पर्सन्स अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर्स टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। इसे सिंपल भाषा में समझो, कोई भी बाहरी इंसान जो अभी डायरेक्टर नहीं है, वो कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है, तो उसे क्या करना होगा? उसे एक फॉर्मल नोटिस देनी होगी, और यही प्रोसेस सेक्शन 160 बताता है। बिल्कुल। और स्टूडेंट्स, यहाँ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सेक्शन रिटायरिंग डायरेक्टर्स पर अप्लाई नहीं होता। रिटायरिंग डायरेक्टर वो होता है जो पहले से डायरेक्टर है और सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 के तहत ऑटोमेटिकली रीअपॉइंट होने के लिए एलिजिबल है। उन्हें ये पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं करना पड़ता, क्योंकि जब वो पहली बार डायरेक्टर बने थे तब ये प्रोसेस हो चुका था। और एक और बात, नोटिस कौन दे सकता है? 1. खुद कैंडिडेट, या 2. कोई भी मेंबर ऑफ द कंपनी, चाहे उसके पास सिर्फ एक ही शेयर क्यों ना हो। बहुत अच्छा पॉइंट। अब नोटिस की रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। नोटिस कहाँ देनी है? कंपनी के रजिस्टर ऑफिस में जाकर फिजिकली देनी है। सिर्फ पोस्ट या ईमेल नहीं, रजिस्टर्ड ऑफिस में छोड़नी है। कब तक? जनरल मीटिंग से कम 14 दिन पहले। नोटिस के साथ क्या क्या देना है? 1. कैंडिडेट का डिन यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। 2. एक डिक्लेरेशन कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। 3. 1 लाख रुपए की डिपॉजिट। अब एक सवाल, ये 1 लाख रुपए की डिपॉजिट क्यों? क्या ये बस पैसा लेने के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये डिपॉजिट एक फिल्टर है, ताकि हर कोई मजाक में डायरेक्टरशिप के लिए अप्लाई ना करे। सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स ही आगे आएं। और ये डिपॉजिट रिफंड भी होती है 2 सिचुएशंस में। 1. अगर कैंडिडेट इलेक्ट हो जाए, डायरेक्टर बन जाए, तो डिपॉजिट वापस। 2. अगर इलेक्ट नहीं हुआ लेकिन उसे 25% से ज़्यादा वैलिड वोट्स मिले, तो भी डिपॉजिट वापस। और स्टूडेंट्स, यहाँ एक बहुत ट्रिकी पॉइंट है। अगर एग्जैक्टली 25% वोट्स मिले तो डिपॉजिट वापस होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्ट में लिखा है मोर देन 25%, यानी स्ट्रिक्टली 25% से ज़्यादा चाहिए। अगर एग्जैक्टली 25% मिले तो डिपॉजिट फॉरफीट हो जाएगी। ये एग्जाम में बहुत क्लासिक ट्रैप क्वेश्चन है। मोर देन और एटलीस्ट में फ़र्क याद रखो। अब डिपॉजिट की वेरिएशंस देखते हैं, क्योंकि हर कंपनी के लिए रूल सेम नहीं है। 1. निधि कंपनी। डिपॉजिट सिर्फ 10,000 रुपये, क्योंकि ये म्यूचुअल बेनिफिट कंपनीज होती हैं। यहाँ डायरेक्टरशिप कोई बड़ा बिजनेस डील नहीं होता। 2. सेक्शन 8 कंपनी, नॉन प्रॉफिट। डिपॉजिट 1 लाख रुपए ही लगेगी, लेकिन अगर कैंडिडेट को 25% से कम वोट्स मिले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने डिस्क्रिशन से डिपॉजिट रिफंड कर सकता है। 3. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या एनआरसी रिकमेंडेड डायरेक्टर। कोई डिपॉजिट नहीं, 0 रुपीस। 4. जिस कंपनी में एनआरसी नहीं है, वहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा रेकमेंड किया गया डायरेक्टर भी 0 रुपीस डिपॉजिट। और स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 और 4 एक अमेंडमेंट की वजह से आए हैं। कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, जो 9 फरवरी 2018 से इफेक्टिव हुआ। एग्जाम में अगर पूछें कि डिपॉजिट एग्जेम्पशन किस अमेंडमेंट से आई, तो जवाब है 2017 अमेंडमेंट एक्ट। अब कंपनी की ड्यूटी, नोटिस मिलने के बाद कंपनी को क्या करना है? कंपनी को शेयर होल्डर्स को जनरल मीटिंग से कम 7 दिन पहले इन्फॉर्म करना होता है, ताकि वो डिसाइड कर सके कि किसे वोट देना है। ये इन्फॉर्म करने के 2 तरीके हैं। 1. इंडिविजुअल नोटिसेस, ईमेल या पोस्टल मेल से, या फिर वेबसाइट पर पोस्ट करो एंड 2 न्यूज़पेपर्स में पब्लिश करो। एक जिले का वर्नैक्युलर न्यूज़पेपर, स्थानीय भाषा का। दूसरा उसी जिले में सर्कुलेट होने वाला इंग्लिश न्यूज़पेपर। और स्टूडेंट्स, वेबसाइट प्लस न्यूज़पेपर वाला ऑप्शन ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये कंपलसरी ऑल्टरनेटिव मेथड है। अब सेक्शन 160 से एग्जेम्पशंस, यानी किन पर ये सेक्शन लागू नहीं होता। 1. प्राइवेट कंपनीज। एमसीए ने सेक्शन 462 के अंडर नोटिफिकेशन जारी करके एग्जेम्प्ट किया है। 2. गवर्नमेंट कंपनीज, जिनका पूरा पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या दोनों के पास हो, और ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज की सब्सिडरीज भी एग्जेम्प्ट हैं। 3. सेक्शन 8 कंपनीज, जिनके आर्टिकल्स में डायरेक्टर्स का इलेक्शन बैलेट से होने का प्रोविजन हो। अब एक सवाल, क्या 1956 एक्ट में भी प्राइवेट कंपनीज एग्जेम्प्ट थी?
हाँ थीं, लेकिन ऑटोमेटिकली 1956 के सेक्शन 257 में प्राइवेट कंपनीज को डायरेक्टली एग्जेम्प्ट रखा गया था। 2013 एक्ट में टेक्निकली प्राइवेट कंपनीज को कवर किया गया, लेकिन बाद में एमसीए नोटिफिकेशन के थ्रू उन्हें एग्जेम्प्ट किया गया। तो रिजल्ट सेम है, लेकिन मैकेनिज्म अलग है। एग्जाम में अगर इस डिस्टिंक्शन पर क्वेश्चन आए तो ये डिफरेंस याद रखना। अब हम सेक्शन 162 पर आते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू बी वोटेड इंडिविजुअली। इसका कोर रूल बहुत सिंपल है, एक डायरेक्टर एक अलग रेजोल्यूशन। यानी अगर कंपनी को 3 नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं तो 3 अलग अलग रेजोल्यूशंस पास होंगी। तीनों को एक ही रेजोल्यूशन में क्लबिंग कर देना ये अलाउड नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को हर इंडिविजुअल के बारे में अपनी चॉइस एक्सरसाइज करने का राइट है। अगर सब एक में होंगे तो एक को रिजेक्ट करने के लिए बाकी सबको भी रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये अनफेयर है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक एक्सेप्शन भी है। जॉइंट रेजोल्यूशन यानी एक ही रेजोल्यूशन में मल्टीपल डायरेक्टर्स अलाउड है, लेकिन 2 स्ट्रिक्ट कंडीशंस पूरी होने पर। पहले एक प्रपोजल रखा जाए कि क्या हम जॉइंट रेजोल्यूशन मूव करें, और इसे यूनानिमसली एग्री किया जाए, मतलब एक भी वोट अगेंस्ट नहीं। 2, इसके बाद ही जॉइंट रेजोल्यूशन मूव होगी। तो सीक्वेंस है, पहले यूनानिमस अप्रूवल फॉर द प्रपोजल, फिर जॉइंट रेजोल्यूशन। और अगर ये प्रोसेस फॉलो नहीं हुई, यानी बिना यूनानिमस अप्रूवल के जॉइंट रेजोल्यूशन पास कर दी, तो वो अपॉइंटमेंट वॉइड एब इनिशियो है, मतलब पहले दिन से ही इनवैलिड, जैसे वो हुई ही नहीं। और यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये वॉइड तब भी रहेगी अगर मीटिंग में किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाई। ऑब्जेक्शन न उठाना इज इक्वल टू अप्रूवल नहीं होता। एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि क्या ऑब्जेक्शन न उठाने से अपॉइंटमेंट वैलिड हो जाती है? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सेक्शन 162 के एग्जेम्पशंस: 1. गवर्नमेंट कंपनीज लागू नहीं, 2. प्राइवेट कंपनीज लागू नहीं। लेकिन एक ट्रैप है, अगर प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है तो उसे लॉ में पब्लिक कंपनी माना जाता है और उस पर सेक्शन 162 पूरी तरह अप्लाई होगा। ये एग्जाम का फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन है। प्राइवेट कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, क्या सेक्शन 162 से एग्जेम्प्ट है? नहीं। अब आते हैं सबसे न्यूमेरिकल वाले सेक्शन पर, सेक्शन 165, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स। 2 लिमिट्स याद करो, बस 2। 1, कोई भी व्यक्ति एक साथ मैक्सिमम 20 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है। 2, उन 20 में से पब्लिक कंपनीज में मैक्सिमम 10, यानी सब लिमिट है। और यहाँ एक बहुत ट्रिकी न्यूआंस है जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो उसमें डायरेक्टरशिप को 10 पब्लिक कंपनीज वाली सब लिमिट में काउंट किया जाएगा, सिर्फ 20 की ओवरऑल लिमिट में नहीं। एग्जाम्पल मान लो, ए एक प्राइवेट कंपनी है लेकिन वो बी पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है। अगर आप उस ए प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर हो तो ये आपकी 10 पब्लिक कंपनीज की काउंट में जाएगा। और स्टूडेंट्स, डायरेक्टर बनना भी 20 की लिमिट में काउंट होता है। ये मत सोचना कि मैं ऑल्टरनेट डायरेक्टर हूं तो काउंट नहीं होगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है, डोमेंट कंपनी। ये वो कंपनी होती है जो MSC 1 फॉर्म के अंडर रजिस्टर हुई हो और जिसमें कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं होते। ऐसी कंपनी में डायरेक्टरशिप 20 की लिमिट में काउंट नहीं होती, क्योंकि वहां कोई एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन, शेयर होल्डर्स चाहें तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके अपनी कंपनी के डायरेक्टर्स के लिए और स्ट्रिक्टर लिमिट फिक्स कर सकते हैं। जैसे हमारी कंपनी के डायरेक्टर्स मैक्सिमम 5 और कंपनीज में डायरेक्टर हो सकते हैं, तो जो भी उस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहेगा उसे ये स्ट्रिक्टर लिमिट माननी होगी। और पेनल्टी, अगर कोई 20 से ज्यादा डायरेक्टरशिप्स रख ले, ₹5000 प्रति दिन, और ये पहले दिन से शुरू होता है, कोई ग्रेस पीरियड नहीं। और जब 2013 एक्ट पहली बार लागू हुआ, उस वक्त जो लोग पहले से 20 कंपनी से ज्यादा डायरेक्टर्स थे, उन्हें 1 साल का टाइम दिया गया रिजाइन करने के लिए। लेकिन अगर उन्होंने 1 ईयर से पहले रेजिग्नेशन लेटर डिस्पैच किया तो उनकी ग्रेस पीरियड उसी दिन से खत्म हो गई जिस दिन उन्होंने लेटर भेजा। एक डायरेक्टर कभी भी रिजाइन कर सकता है, एट एनी टाइम। बस एक कंडीशन है कि नोटिस रिटन होनी चाहिए, ओरल नोटिस बिल्कुल वैलिड नहीं है। कंपनी उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंपनी रेजिग्नेशन को रिफ्यूज भी नहीं कर सकती। बोर्ड को फॉर्मली उस रेजिग्नेशन को टेक नोट करना होता है, ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल सही। और अब बात करते हैं फाइलिंग रिक्वायरमेंट्स की। ये एग्जाम का सबसे ट्रिकी हिस्सा है। 2 फॉर्म्स हैं, DIR 12 और DIR 11, और दोनों को अलग अलग समझना जरूरी है। पहला, फॉर्म DIR 12, ये कंपनी भरती है, ये मैंडेटरी है, शैल फाइल करना होगा। डेडलाइन है रेजिग्नेशन नोटिस रिसीव होने के 30 दिन के अंदर ROC के पास फाइल करो।
साथ में कंपनी को अपनी वेबसाइट पर भी इन्फॉर्मेशन पोस्ट करनी होगी, अगर वेबसाइट है तो। अगली जनरल मीटिंग में बोर्ड्स रिपोर्ट में इसका मेंशन करना भी जरूरी है। दूसरा, फॉर्म DIR 11, ये डायरेक्टर खुद भरता है। ये अब ऑप्शनल है, में फाइल करें। डेडलाइन है रेजिग्नेशन की डेट से 30 दिन के अंदर। डायरेक्टर डिटेल्ड रीजंस के साथ ROC को ये फॉर्म भेज सकता है। रुको, यहाँ एक बहुत बड़ा एग्जाम ट्रैप है जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस कर देते हैं। क्या DIR 11 हमेशा से ऑप्शनल था? बिल्कुल नहीं। 6 मई 2018 तक DIR 11 फाइलिंग मैंडेटरी थी, यानी शैल फाइल करना होगा। लेकिन कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 ने इसे 7 मई 2018 से ऑप्शनल बना दिया। अब मे फाइल करें। ये डेट याद रखो क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्टली यही पूछा जाता है। और एक स्पेशल केस, अगर कोई फॉरेन डायरेक्टर रिजाइन करे तो वो किसी प्रैक्टिसिंग CA, CS, CMA या किसी रेजिडेंट डायरेक्टर को ऑथराइज कर सकता है कि वो उसकी तरफ से DIR 11 साइन और फाइल करे। लेकिन ये तभी होगा जब कंपनी पहले DIR 12 फाइल कर चुकी हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इफेक्टिव डेट ऑफ रेजिग्नेशन, यानी रेजिग्नेशन कब से मानी जाएगी। रूल बहुत सिंपल है, इन दोनों में से जो बाद में हो वही इफेक्टिव डेट होगी। पहला, वो डेट जब कंपनी को नोटिस रिसीव हुई, और वो डेट जो डायरेक्टर ने खुद स्पेसिफाई की हो। एग्जाम्पल से समझो, डायरेक्टर ने लेटर 10 अक्टूबर को भेजा, कंपनी को 15 अक्टूबर को मिला। डायरेक्टर ने नोटिस में लिखा कि 30 अक्टूबर मेरा लास्ट डे होगा, तो इफेक्टिव डेट इक्वल्स टू 30 अक्टूबर, क्योंकि ये तीनों में सबसे बाद की डेट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेजिग्नेशन के बाद भी डायरेक्टर की लायबिलिटी खत्म नहीं होती। टेन्योर के दौरान किए गए सभी ऑफेंसेस, फ्रॉड्स और एक्ट्स के लिए वो रिजाइंड डायरेक्टर जिम्मेदार रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्या होगा अगर सभी डायरेक्टर्स एक साथ रिजाइन कर दें? इसे कहते हैं मास रेजिग्नेशन, सेक्शन 168(3). कंपनी हेडलेस तो नहीं हो सकती ना, तो लॉ ने सोल्यूशन दिया है। एक, अगर कोई प्रमोटर है तो प्रमोटर नए डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगा जो तब तक काम करेंगे जब तक जनरल मीटिंग में रेगुलर डायरेक्टर्स अपॉइंट ना हो जाएं। 2, अगर कोई प्रमोटर भी नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेम्पररी डायरेक्टर्स अपॉइंट करेगी। अब मूव करते हैं सेक्शन 164 और 167 की तरफ। यहाँ सबसे पहले एक कोर डिस्टिंक्शन समझो जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। सेक्शन 164 ये अपॉइंटमेंट से पहले काम करता है, मतलब एक व्यक्ति को डायरेक्टर बनाया ही नहीं जा सकता। सेक्शन 167 ये अपॉइंटमेंट के बाद काम करता है, मतलब जो पहले से डायरेक्टर बैठा है उसकी सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाती है। सोचो ऐसे, 164 है एंट्री गेट पर ताला और 167 है अंदर से बाहर निकाल देना। बिल्कुल सही कंपैरिजन। अब डिटेल में जाते हैं सेक्शन 164(1) में, इंडिविजुअल डिस्क्वालिफिकेशंस। ये वो ग्राउंड्स हैं जिनकी वजह से एक इंडिविजुअल को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता। पहला, अनसाउंड माइंड, किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो। ध्यान रहे, सिर्फ मेंटली इल होना काफ़ी नहीं, कोर्ट का डिक्लेरेशन ज़रूरी है। दूसरा, अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, या तो इंसॉल्वेंट घोषित हो या एप्लीकेशन पेंडिंग हो। तीसरा, क्रिमिनल कन्विक्शन, ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है, ध्यान से सुनो। सेंटेंस 6 महीने से कम तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं। सेंटेंस 6 महीने या उससे ज़्यादा लेकिन 7 साल से कम तो सेंटेंस खत्म होने के बाद 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन। सेंटेंस 7 साल या उससे ज़्यादा तो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन, ये सबसे कड़ी सज़ा है। कोर्ट या ट्रिब्यूनल का डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर जो अभी इन फोर्स हो। अनपेड कॉल्स, शेयर्स पर कॉल्स पे नहीं किए और 6 महीने बीत गए हों। सेक्शन 188 का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फ्रॉड में कन्विक्शन हुई हो और 5 साल नहीं गुजरे हों। नो DIN, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है। सेक्शन 164(1) वायोलेशन, मैक्सिमम डायरेक्टरशिप लिमिट एक्सीड कर ली हो। ये 2019 अमेंडमेंट से ऐड हुआ, 2/11/2018 से। एक इम्पॉर्टेंट प्रोवाइजो याद रखो, अमेंडमेंट एक्ट 2017 के बाद क्लॉजेस D, E और G के तहत डिस्क्वालिफिकेशन अपील या पेटिशन फाइल करने से नहीं रुकती। पहले 30 डेज का ग्रेस पीरियड था अपील के दौरान, वो हट गया। डिस्क्वालिफिकेशन इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगी। और 2023 का एक नया अपडेट 20 जैन 2023 से सेक्शन 164(1) के तहत डिस्क्वालीफाई हुए डायरेक्टर को फॉर्म DIR 8 कंपनी को देना होगा, अपॉइंटमेंट या रीअपॉइंटमेंट से पहले। पहले DIR 8 सिर्फ 164(2) के लिए था।
अब बात करते हैं सेक्शन 164(2) की। ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रोविजन है। ये इंडिविजुअल को नहीं बल्कि पूरे बोर्ड को एक साथ स्ट्राइक करता है, कंपनी के डिफॉल्ट्स की वजह से। ट्रिगर्स, इनमें से कोई भी एक भी हो तो 164(2) लागू होगा। 1. कंपनी ने लगातार 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं की। 2. कंपनी ने इनमें से कोई एक साल से ज्यादा समय तक नहीं किया, जैसे डिपॉजिट्स रीपे नहीं किए या उन पर इंटरेस्ट नहीं दिया, या डिबेंचर्स रिड्यूम नहीं किए या उन पर इंटरेस्ट नहीं दिया, या डिक्लेयर्ड डिविडेंड पे नहीं किया। और इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत कड़ा है। उस डिफॉल्टिंग कंपनी में जो भी डायरेक्टर्स थे वे सब 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वे ना तो उस डिफॉल्टिंग कंपनी में रीअपॉइंट हो सकते हैं और ना ही किसी दूसरी कंपनी में अपॉइंट हो सकते हैं, पूरे 5 साल के लिए। अब यहाँ एक बहुत ट्रिकी नुआंस है जो एग्जाम में कंफ्यूज करता है। क्या सेक्शन 164(2) से डिस्क्वालीफाई हुआ डायरेक्टर डिफॉल्टिंग कंपनी में बना रह सकता है? हाँ, यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सेक्शन 167 के साथ लिंक है यहाँ पर। वो डायरेक्टर सभी दूसरी कंपनीज में अपनी सीट खाली करेगा ऑटोमेटिकली, लेकिन डिफॉल्टिंग कंपनी में वो तब तक बना रहेगा जब तक उसे हटाया ना जाए। ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, लेकिन यही लॉ है और यही एग्जाम में पूछा जाता है। एक्सेप्शन भी याद रखो, सेक्शन 164(2) गवर्नमेंट कंपनीज पर लागू नहीं होता, बशर्ते उस गवर्नमेंट कंपनी ने खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में डिफॉल्ट ना किया हो। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, कंपनी को फॉर्म DIR 9 ROC के पास फाइल करना होगा डिफॉल्ट के 30 दिन के अंदर, जिसमें रेलेवेंट ईयर्स के सभी डायरेक्टर्स के नाम और एड्रेसेस होंगे। चलो अब सब कुछ एक साथ रिवाइज करते हैं एग्जाम के नजरिए से सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजंस। पहला, DIR 11 वर्सेस DIR 12। DIR 11 डायरेक्टर भरता है, ऑप्शनल, 30 डेज फ्रॉम रेजिग्नेशन डेट। DIR 12 कंपनी भरती है, मैंडेटरी, 30 डेज फ्रॉम रिसीप्ट ऑफ नोटिस। दोनों की 30 डेज की डेडलाइन है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है, यही कंफ्यूज करता है। दूसरा, 164(1) वर्सेस 164(2). 164(1) इंडिविजुअल स्पेसिफिक, अलग अलग पेनल्टी पीरियड्स, 5 ईयर लाइफ टाइम। 164(2) होल बोर्ड, फ्लैट 5 ईयर ब्लॉक, कंपनी के डिफॉल्ट की वजह से। तीसरा, सेक्शन 164 वर्सेस 167। सेक्शन 164 एंट्री गेट, अपॉइंट ही नहीं हो सकते। सेक्शन 167 एग्जिट गेट, सिटिंग डायरेक्टर की सीट ऑटोमेटिकली वेकेंट हो जाती है। चौथा, रेजिग्नेशन वर्सेस रिमूवल। रेजिग्नेशन सेक्शन 168, डायरेक्टर की अपनी मर्जी, बोर्ड अप्रूवल की जरूरत नहीं। रिमूवल सेक्शन 169, शेयर होल्डर्स करते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल नोटिस जरूरी। एक लास्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन, अगर एक डायरेक्टर ने रिजाइन किया और बाद में पता चला कि उसने टेन्योर के दौरान फ्रॉड किया था, तो क्या उसकी रेजिग्नेशन उसे बचा लेगी? बिल्कुल नहीं। लॉ बिल्कुल क्लियर है। रेजिग्नेशन पास्ट लाइबिलिटी को एक्सटिंग्विश नहीं करती। डायरेक्टर टेन्योर के दौरान किए गए हर ऑफेंस, फ्रॉड और रॉन्गफुल एक्ट के लिए रिजाइन करने के बाद भी पर्सनली लाइबल रहेगा। रेजिग्नेशन एक एस्केप रूट नहीं है, ये सिर्फ आगे की जिम्मेदारी से मुक्ति देती है, पिछली से नहीं।